हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो एवरीडे विद स्निग्धा। तो यहाँ हम 14 अक्टूबर के द हिंदू की न्यूज़पेपर और एडिटोरियल की डिस्कशन करने वाले हैं। ये मेजर 7 टॉपिक्स है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन दी डिस्कशन। तो फर्स्ट टॉपिक यही है कि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक अर्बन एम्प्लॉयमेंट स्कीम को लॉन्च किया है। देखिए, आज तक जो इंडिया में प्रेजेंट थी वो थी मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट या स्कीम। तो ये बेसिकली रूरल एरियाज़ के लिए बनी हुई थी। आपको एम्प्लॉयमेंट की गारंटी दी गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इन रूरल एरियाज़ पर। अर्बन एरिया में लॉन्च होने वाली ये फर्स्ट काइंड ऑफ स्कीम होएगी। तो ये तमिलनाडु ने लॉन्च की है। ये लाइवलीहुड सिक्योरिटी देगी अर्बन पुअर को, जैसे कि स्लम ड्वेलर्स होते हैं, माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं, उनको कोई वर्क सिक्योरिटी या लाइवलीहुड सिक्योरिटी नहीं होती अर्बन एरियाज़ में रहते हुए। तो ये स्कीम उसी चीज़ को एम करती है। तो ये लोग जो इन लोगों को अर्बन एसेट्स या अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसी अर्बन एरियाज़ में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मैनेज करने के लिए इन लोगों को एम्प्लॉय किया जाएगा। तो इनको एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी और अर्बन एरिया में जो एसेट्स या इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी मैनेज किया जा सकेगा। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, देखते हैं कि आगे चल के कितना कामयाब होता है। उसके बाद ये एक एडिटोरियल था, इसमें कुछ खास नहीं था, बस यही कहा जा रहा है कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स जो अपनी लेवीज अप्लाई करते हैं, जो टैक्सेस ड्यूटीज़ वगैरह अप्लाई करते हैं फ्यूल पे, पेट्रोल डीजल वगैरह पे, उसको कम करना चाहिए। क्योंकि ये अगर लेवीज़ को कम करेंगे तो बिजनेसेस या लोगों के पास ज़्यादा पैसा होगा टू स्पेंड। वो ज़्यादा स्पेंड करेंगे तो इकोनॉमी में ज़्यादा एक्सपेंडिचर या ज़्यादा मनी या लिक्विडिटी होगी, जिससे इकोनॉमी का व्हील जो है वो चलता रहेगा, इन्फ्लेशन पे कंट्रोल आएगा। अदरवाइज़ अगर ये लेविस कम नहीं किए जाते हैं तो इन्फ्लेशन जो है वो ऑलरेडी बहुत बढ़ चुकी है और ये बढ़ती रहेगी। और जितनी इन्फ्लेशन बढ़ती रहेगी उतना इम्पैक्ट लोगों की कंजम्पशन पे होगा। कंजम्पशन से जो है बिजनेस एक्टिविटी पे भी इम्पैक्ट होगा। अगर कंजम्पशन कम हो जाती है तो बिजनेसेस भी वर्क नहीं कर पाएंगे, इससे ओवरऑल इकोनॉमी को इम्पैक्ट होगा। तो अभी के लिए ये चाहिए कि हमारी इकोनॉमी के चक्कर को घुमाते रहने के लिए हमें लेवीज़ को कम कर देना चाहिए, इसमें बेसिकली यही कहा गया है। उसके बाद ये आर्टिकल था कि अफ़गान्स को हमें एड प्रोवाइड करनी चाहिए। अब आप जानते हैं कि अफ़गानिस्तान में सिचुएशन बहुत ही ख़राब है। उन अर्लियर तालिबान के टेक ओवर से पहले अफ़गानिस्तान में जो मेजर रिसोर्सेज जो आते थे वो यूएस एड के थ्रू आते थे। यूएस एड जो है गवर्नमेंट, अफ़गानिस्तानी गवर्नमेंट को पैसा देती थी टू पे सैलरीज अपनी कंट्री को रन करने के लिए। बट अब जब से तालिबान ने टेक ओवर किया है, यूएस ने ये एड देना बंद कर दिया है। तो इस वजह से जो तालिबान है वो सैलरीज भी नहीं पे कर सकता। तो दैट मीन्स कि अफ़गानिस्तान में एम्प्लॉयड वर्कर्स की भी सिचुएशन बहुत ख़राब है। उसके बाद ये विमेन को भी अलाउ नहीं कर रहे बाहर जाके काम करने के लिए, ना गर्ल एडुकेशन को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ओवरऑल तालिबान के अंडर अफ़गान की सिचुएशन बहुत ही ख़राब है। तो यहाँ पे डर है कि रिफ्यूजी क्राइसिस जो है बहुत बढ़ जाएगा। ऑब्वियसली जब लोगों को यहाँ पे खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा, वर्क अपॉर्चुनिटीज़ कुछ नहीं है, तो वो यहाँ से भागेंगे आउटसाइड वेयर दे कैन हैव बेटर लाइफ। तो इसलिए राइटर कहते हैं हमें कि अफ़गान को एड इंश्योर करनी चाहिए। तो कुछ कंट्रीज़ ने, जैसे कि ईयू ने 1.15 बिलियन डॉलर्स जो है इन एड अफ़गानिस्तान के लिए कमिट किया है। वैसे ही कंट्रीज़ लाइक यूएस, चाइना ने पिछले मंथ जेनेवा के कॉन्फ्रेंस में 1.1 बिलियन डॉलर जो है एड देने के लिए कमिटमेंट दी थी। फिर अब इंडिया क्या कर सकता है? देखिए, इंडिया के पास मल्टीपल वेज है अफ़गानिस्तान को हेल्प करने के। ऑल्दो राइटर कहता है कि डायरेक्ट इंडिया देने में हिचकता है, क्योंकि अफ़गानिस्तान में टेरर ग्रुप्स है जो कि इंडिया की तरफ हॉस्टाइल हैं, तो उस एड का मिसयूज़ हो भी सकता है। इसलिए इंडिया डायरेक्ट तो तालिबान या किसी को भी एड नहीं प्रोवाइड कर सकता। बट इंडिया क्या कर सकता है कि वो इंटरनेशनल एजेंसीज़ को फंड करे जो कि अफ़गानिस्तान में काम कर रही हैं। जैसे यूएन की बहुत सारी एजेंसीज़ हैं ये जो बॉर्डर पे अफ़गानिस्तान की बॉर्डर कंट्रीज़ में काम कर रही होंगी, उनकी रिफ्यूजीज़ को सेव करने के लिए। चिल्ड्रन, जो मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन हैं
अफगानिस्तान में एट द रिस्क ऑफ स्टारवेशन और डाइंग, उनको हेल्प करने के लिए इंडिया जो है फंडिंग कंट्रीब्यूट कर सकता है थ्रू इंटरनेशनल एजेंसीज। ये फर्स्ट इनिशिएटिव इंडिया ले सकता है। दूसरा, जैसे कि आप जानते हैं कि अफगानिस्तान के आसपास जो है वो है ईरान और इधर सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, तो ये मेजर रेसिपिएंट्स हैं अब रिफ्यूजीज़ की जो अफगानिस्तान से भाग रहे हैं। तो इंडिया क्या कर सकता है, इन कंट्रीज़ को भी मॉनेटरी असिस्टेंस दे सकता है कि ये लोग इंटर्न रिफ्यूजीज़ को हेल्प कर सकें। उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट जो है वीज़ा रिजीम को भी थोड़ी लिबरलाइज कर सकती है, ताकि जो लोग डिस्ट्रेस में हैं वो अफगानिस्तान से निकलना चाहते हैं और इंडिया में आना चाहते हैं वो इजीली इंडिया में आ सके। अगर इंडिया अफगानिस्तान के लोगों को हेल्प करना चाहता है तो ये भी एक वे हो सकता है। उसके बाद इंडिया जो है वो फूड एड सेंड कर सकता है इंस्टेड ऑफ सेंडिंग मनी। देखिए डायरेक्ट मनी तो नहीं दे सकता जैसे मैंने पहले बताया आपको, बट फूड एड भेज सकता है, पैकेज्ड फूड्स वगैरह भेज दे, बिस्किट्स, फोर्टिफाइड बिस्किट्स वगैरह भेज दे, व्हीट ग्रेन, ये सब अफगानिस्तान में भेज दे। इससे उनकी हेल्प भी होगी और डेंजर भी नहीं रहेगा मिसयूज़ का। सो ये स्टेप्स इंडिया ले सकता है। वो नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल वॉज वॉर ऑन टेरर। ये M.K. नारायण साहब ने लिखा है जो हमारे फॉर्मर NSA रह चुके हैं, तो इनके आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होते हैं। इस आर्टिकल में आपके लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव से कुछ खास नहीं था, बस ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो एक तो ये न्यू एरा टेररिज्म की बात करते हैं। न्यू एरा टेररिज्म यही है कि कोई भी जो टेररिस्ट हेड होता है या हैंडलर होता है वो इंटरनेट पे बैठे हुए लोगों को ब्रेन वॉश करता है। जो वल्नरेबल लोग होते हैं, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को पिकअप किया जाता है, या इकोनॉमिकली जो एक्सप्लॉयटेड होते हैं, या जो राइट विक्टिम्स वगैरह, इन सब लोगों को देख के प्रोफाइलिंग करके ये एक वल्नरेबल टारगेट को पिक करते हैं, उसका ब्रेन वॉश करते हैं, उसमें अपना प्रोपोगंडा भर देते हैं, जो भी ये अपनी रिलीजियस थॉट्स भरना चाहते हैं और कैसे वायलेंस के थ्रू, टेररिज्म के थ्रू उसके गोल्स को अचीव किया जा सके, ये सब उस आदमी के या औरत के, इंसान के दिमाग में भर देते हैं। उसकी ब्रेन वॉशिंग होती है, फिर उसे ट्रेनिंग दी जाती है वेपन्स में या हर तरीके के काम में जो इनके ऑपरेशंस में काम आता है। इंटेलिजेंस या सर्चिंग या इंफॉर्मेशन गैदरिंग, जिस भी तरीके से इन्होंने इस आदमी को यूज़ करना है वैसी वाली ट्रेनिंग इसको दी जाती है एंड फिर इसको डिप्लॉय कर दिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि ये ट्रैक करना बहुत मुश्किल है। देखिए 1-to-1 काइंड ऑफ कनेक्शन हो रहा है, ऐसी लिंकेजेस और ऐसी ब्रेन वॉशिंग को डिस्कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसकी वजह से आप देखते हैं कि US वगैरह में तो लोन वुल्फ अटैक्स हो रहे हैं। ब्रेन वॉशिंग से डायरेक्टली ये आदमी क्या करता है, अकेला ही निकल पड़ता है अटैक करने के लिए, टेररिस्ट अटैक करने के लिए। तो ऐसे ये न्यू एरा ऑफ टेररिस्ट जो हैं ये बहुत ही हार्मफुल हैं। तो राइटर कहते हैं कि हमारी इंटेलिजेंस और टेरर स्पेशलिस्ट को ऐसे न्यू एरा टेररिस्ट को स्ट्राइक करने की बहुत ज़रूरत है, अदरवाइज़ ये बहुत हार्मफुल होगा। दूसरा पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है इसमें साइबर टेररिज्म का है। अब देखिए जो साइबर में देखिए आजकल कहा जा रहा है कि 5 डायमेंशनल वॉरफेयर हो गया है। देखिए पहले होता था एयर, वाटर, नेवी, आई मीन लैंड। तो ये 3 फ्रंटियर्स थे जहां हम लड़ते थे, एयर, वाटर और लैंड। बट अब स्पेस और साइबर स्पेस 2 नए फ्रंटियर्स जो हैं वॉरफेयर में ऐड हो गए हैं। तो ये साइबर टेररिज्म उसी का पार्ट है कि आप इंटरनेट बेस्ड टेक्नोलॉजी यूज़ करें दूसरी कंट्री को हार्म करने के लिए। तो आप ये कर सकते हैं कि जैसे उनके पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज कर दिया। अब देखिए अगर कोई इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक कर दे तो उससे क्या होगा, पावर आउटरेजेस होंगी। पावर आउटरेजेस से क्या होगा, बिजनेसेस जो हैं हमारे वर्क नहीं कर पाएंगे, हमारी इंडस्ट्रीज नहीं चल पाएगी, हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो हैं, फैक्ट्रीज जो हैं वो नहीं चल पाएंगी अगर रेगुलर इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल पा रही साइबर अटैक्स की वजह से। इरेगुलर या बहुत कट्स वगैरह हो रहे हैं, इससे हमारी बिजनेस एफिशिएंसी है जो कम हो जाएगी। दैट मीन्स वो हमें इकोनॉमिकली हार्म कर पाएंगे। देखिए इलेक्ट्रिसिटी जो है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो मतलब अगर टेररिस्ट के पास ये एबिलिटी आ जाए कि वो इस तरीके से हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्पैक्ट कर सकते हैं, दैट मीन्स वो हमें इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली किसी भी वे से हार्म कर सकते हैं। तो ये अनदर टाइप ऑफ रिस्की टेररिज्म जो है वो इमर्ज हो रहा है।
उसके बाद ये क्लाइमेट फाइनेंस पे आर्टिकल था। अगेन इस आर्टिकल में कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं था, बट ये कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने इन्वायरमेंट के स्टैटिक नोट्स में ये प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। इसमें जैसे ये सब चीज़ें कवर होती है, ग्रीन क्लाइमेट फंड या ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, अडेप्टेशन फंड, ऐसे ऐसे बहुत सारे फंड्स के टाइप्स हैं जो इंटरनेशनल और हमारे नेशनल लेवल पे ऐसे फाइनेंशियल इनिशिएटिव्स लिए गए हैं क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करने के लिए। तो आप ये वाले सारे जो फंड्स वगैरह हैं क्लाइमेट फाइनेंस के इनिशिएटिव्स हैं उनको कवर कर लीजिएगा। उसके बाद ये एग्रीकल्चर एग्री फूड सिस्टम्स पे आर्टिकल आया है। बेसिकली इसमें राइटर फोकस करते हैं कि हमें अपने एग्रीकल्चर सिस्टम को सस्टेनेबल बनाना चाहिए, न्यूट्रिशन ओरिएंटेड बनाना चाहिए और इन्वायरमेंट फ्रेंडली वगैरह बनाना चाहिए। तो सबसे पहले तो राइटर लिखते हैं कि जैसे कि हमारा 5th नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो अभी रिसेंटली रिलीज़ हुआ है, ये बताता है कि न्यूट्रिशन जो है इंडिया में बहुत अच्छी नहीं है। आपने देखा ही है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भी इंडिया की रैंक 94 है आउट ऑफ 117 कंट्रीज 2020 में। तो ऐसे इंडिया की कंडीशन न्यूट्रिशन पे काफ़ी फ्रेल है, वही राइटर यहाँ पॉइंट आउट करते हैं। वैसे ही वो कहते हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे में भी ये कहा गया है कि इंडिया में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जो माल न्यूट्रिशन है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी जो है वो बहुत हाई है। तो मतलब फूड नहीं मिलता ये तो एक प्रॉब्लम है ही है, पर अगर फूड मिलता भी है तो वो माइक्रो न्यूट्रिएंट निच होता है या नहीं। मतलब आप हर रोज़ वीट खाते रहें, राइस खाते रहें, बट उससे आपकी बॉडी को जो है वो एडवांटेजेस, वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते जो बॉडी के डेवलपमेंट के लिए बहुत एसेंशियल होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपके फूड में आयरन, ऐसी ऐसी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो जिसके आपकी ब्रेन, आपकी बॉडी का डेवलपमेंट हो। तो इसके लिए राइटर कहते हैं कि फॉर इंडियंस टू ईट बेटर वी नीड टू सो बेटर। हमें अपने एग्रीकल्चरल फूड सिस्टम्स को रिफॉर्म करना पड़ेगा हमारी न्यूट्रिशनल और माइक्रो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए। तो इसके लिए मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी हम यूज़ कर सकते हैं राइटर के अनुसार। तो फर्स्ट है कि हम डाइटरी डाइवर्सिटी को प्रमोट करें, कि देखिए हम हर रोज़ वीट, राइस, यही सब चीज़ें ना खाते रहें, हम अपनी डाइट को डाइवर्सिफाई करें, डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स खाएं ताकि हमें हर फूड आइटम का जो लाभ है वो मिल सके। कभी हम स्पिनच खा रहे हैं, कभी हम एग्स खा रहे हैं, कभी हम मिल्क भी इंक्लूड कर रहे हैं अपनी डाइट में। तो ये सब के जो इन सब का जो पोषण है वो हमारी बॉडी को मिलता रहेगा कि अगर हम रेगुलरली चेंज करके डाइट जो है लेते रहें। इसलिए डाइटरी डाइवर्सिटी को प्रमोट कीजिए। उसके बाद किचन गार्डन्स प्रमोट करिए। अब इसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। एक तो आपको न्यूट्रिशनल लिटरेसी मिलती है। जब आप घर पे आप खाना उगा रहे हो तो आपको डिफरेंट क्रॉप्स के बारे में, डिफरेंट प्लांट्स के बारे में पता चलता है, उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू के बारे में पता चलता है। तो इससे आपकी भी न्यूट्रिशनल अवेयरनेस जो है बढ़ जाती है। तो आप अपने खाने पीने में भी अपनी राइट चॉइसेस को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। वैसे ही कि अगर किचन गार्डन हो तो आपको चीपली अवेलेबल फूड भी मिल जाता है। अब घर पे बना उगा खाना वो चीप ही होगा बाहर से, और ये पेस्टिसाइड या फर्टिलाइज़र फ्री भी होता है। तो दैट मीन्स आप बिल्कुल ऑर्गेनिक खाना बना रहे होंगे। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इसलिए किचन गार्डन्स या टेरेस गार्डनिंग वगैरह को भी हमें प्रमोट करना चाहिए। उसके बाद पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को रिड्यूस करना चाहिए। देखिए इंडिया या अराउंड द वर्ल्ड हार्वेस्ट करने के बाद क्रॉप के इतने ज़्यादा लॉसेस हैं। करोड्स में जो हमारा वीट, अनाज वगैरह पड़ा होता है गोडाउन्स में, वो वेस्ट हो जाता है। देखिए अगर हम उसको सेव कर पाए तो हम एटलीस्ट भूखे लोगों को खाना तो दे पाएंगे, तो उससे हम न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इंश्योर कर पाएंगे। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को रिड्यूस करें न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए। उसके बाद हमें न्यूट्रिशन सेंसिटिव सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के लिए सेफ्टी नेट प्रोग्राम्स बनाना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब है जैसे कि चिल्ड्रन न्यूट्रिशन सेंसिटिव होते हैं, तो अगर आप चिल्ड्रन को अच्छी डाइट देंगे तो वो अच्छे ह्यूमन रिसोर्स की तरह डेवलप होंगे। तो इसीलिए ये राइटर कहते हैं कि ऐसे सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के लिए हमें स्पेसिफिक प्रोग्राम्स बनाने चाहिए, जैसे कि गर्ल चाइल्ड के लिए या विमेन के लिए, क्योंकि ये सारे हैं कि चिल्ड्रन, गर्ल चाइल्ड, विमेन, ये इनको न्यूट्रिशन में हमेशा देखा गया है कि
या तो कम खाने को मिलता है फैमिली में, हमेशा विमेन आर द लास्ट टू ईट, स्पेशली इन पुअर फैमिलीज़, तो इनकी न्यूट्रिशन नीड्स जो है वो पूरी नहीं हो पाती। तो इसीलिए स्पेशल प्रोग्राम्स होने चाहिए डायरेक्टेड टुवर्ड्स दीज सेक्शंस इटसेल्फ, ये राइटर कहते हैं। उसके बाद विमेन एम्पावरमेंट होनी चाहिए। ऑब्वियसली अगर विमेन एम्पावर्ड है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, तो वो अपने लिए भी न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इंश्योर कर सकती हैं और अपने बच्चों के लिए भी वो करने में सक्षम होंगी। तो विमेन एम्पावरमेंट पे फोकस किया जाए। ये थोड़ा ब्रॉड सा पॉइंट है, आप इसे ना भी मेंशन करेंगे तो चलेगा, बट can be mentioned also. उसके बाद enforcement of standards and regulations, improving water sanitation and hygiene। देखिए बॉडी को न्यूट्रिएंट्स को रिटेन करने के लिए बॉडी की हेल्थ बहुत अच्छी होनी चाहिए, और बॉडी की हेल्थ अच्छी होने के लिए हमें एक साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जब भी आप न्यूट्रिशन की बात करते हैं उसके साथ वॉश फैसिलिटीज़ का होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अदरवाइज़ आप कुछ भी खाते रहें, आपकी बॉडी जो है अगर डिसीज्ड रहेगी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सैनिटेशन एंड हाइजीन, तो आपकी न्यूट्रिशन जो है आपकी बॉडी की तरफ नहीं पहुंच पाएगा। इसीलिए न्यूट्रिशन कम्स हैंड इन हैंड विद वॉश सर्विसेज। जब आपको न्यूट्रिशन की बात कर रही है, आपको अच्छी वॉश सर्विसेज भी इंश्योर करनी है। ये इस पॉइंट में लिखा जा रहा है। उसके बाद न्यूट्रिशन एजुकेशन, वही हम यहाँ डिस्कस कर चुके हैं। न्यूट्रिशनल एजुकेशन से न्यूट्रिशनल हमारी फूड चॉइसेस जो है बेटर हो जाती है। हम केयरफुल रहते हैं क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं। विमेन अपने बच्चों को प्रॉपर फूड दे सकेंगी अगर उनको न्यूट्रिशनल एजुकेशन है, तो ये सब इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद ये राइटर ये भी कहते हैं कि हमें इंटीग्रेटेड सिस्टम की हमें क्रॉप, लाइव स्टॉक, फॉरेस्ट्री, फिशरी, इन सब को कंबाइन करके एग्रीकल्चर को हमारे रिफॉर्म करना चाहिए। देखिए अभी क्या होता है, मोनोक्रॉपिंग का कल्चर चलता है, तो उससे क्या होता है, सॉइल को भी इम्पैक्ट होता है, प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है, जिससे फार्मर इनकम भी इम्पैक्ट होती है, फूड प्रोडक्शन भी इम्पैक्ट होती है। तो अब देखिए मल्टीपल इम्पैक्ट्स हैं इस मोनोक्रॉपिंग टाइप की एग्रीकल्चर के लिए। इसीलिए ये राइटर कहते हैं कि हमें क्रॉप के साथ लाइव स्टॉक फार्मिंग भी करनी चाहिए। उससे क्या होगा कि कभी क्रॉप पे कोई इम्पैक्ट होता है तो फार्मर जो है लाइव स्टॉक के थ्रू इनकम अर्न कर सकता है। उसके बाद हमें फॉरेस्ट्री, देखिए आप फार्म के अराउंड फॉरेस्ट या ट्रीज़ प्लांट कर दीजिए, उससे क्या होगा, सॉइल इरोजन से रुकेगी। उसके बाद शेड मिलेगी क्रॉप्स को, अननेसेसरी हीट नहीं मिलेगी, तो ऐसी चीज़ों से प्रिवेंट करेगा। वैसे ही अगर साथ में फिशरी भी चल रही है, तो ये बेसिकली डाइवर्सिफिकेशन के सोर्सेज हैं कि जो फार्मर है वो एक ही क्रॉप, एक ही लैंड पे डिपेंडेंट नहीं है, उसके पास मल्टीपल सोर्सेज हैं जो उसकी इनकम की सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकते हैं, और सॉइल को भी मेजर इम्पैक्ट नहीं हो रहा मोनोक्रॉपिंग के स्ट्रक्चर की वजह से। ये इसमें कहा गया है बेसिकली। तो फिर फार्मर कहते या राइटर कहते हैं कि हमें 3 गोल्स होने चाहिए हमारे एग्री फूड सिस्टम के। वन है कि सस्टेनेबल होना चाहिए, कि कोई भी ड्रॉट या फ्लडिंग वगैरह हो, हमारे एग्री फूड सिस्टम्स ऐसे होने चाहिए जो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स को कॉम्बैट कर सकें। तो वो फर्स्ट गोल होना चाहिए। सेकंड है कि हमें फोकस करना है कि हमारे एग्रीकल्चर फूड सिस्टम है जो फार्मर की इनकम को इम्प्रूव करे। देखिए फार्मर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्रीकल्चर का, तो हम जो भी पॉलिसी बनाएं उसमें फार्मर का इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व होना चाहिए। एंड फाइनली जो भी हमारा एग्रीकल्चर फूड सिस्टम है वो एक न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को भी इंश्योर कर सके। तो हमने एग्रीकल्चर के रिफॉर्म्स में ये 3 चीज़ों का ध्यान रखना है, सस्टेनेबिलिटी, फार्मर इनकम एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। उसके बाद ये थोड़ा सा डाटा पॉइंट था इस आर्टिकल में जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, आप इसे लिख के रख सकते हैं और जब भी ये ज़रूरत हो तो यूज़ कर सकते हैं। एग्रीकल्चर देखिए इंडिया की 16.5% जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है और 42.3% लोगों को एम्प्लॉय करता है। तो मतलब एग्रीकल्चर पे अभी भी इंडिया के लोगों की डिपेंडेंस बहुत हाई है। तो सेंस बनती है कि हम एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स लाएं, इसकी ग्रोथ पे फोकस करें जो कि पिछले 10 से ज़्यादा सालों से 4% पे ही रुकी पड़ी है। हमें फोकस करना है कि हम इसके ग्रोथ रेट को बढ़ाएं ताकि जो इतने लोग इस पे डिपेंडेंट हैं उनको कुछ अच्छी कमाई भी हो सके। बाकी इसमें लिखा हुआ है कि इंडिया की जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है वो अराउंड दी वर्ल्ड 18% ऑफ पॉपुलेशन को सस्टेन करती है। दैट मीन्स इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत ही एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है।
सो द लास्ट आर्टिकल टुडे इज़ दिस पीएम गति शक्ति। ये तो बहुत पहले ही पीएम ने वैसे तो अनाउंस कर दिया था, तो अब फॉर्मल इसकी लॉन्चिंग वगैरह हो रही है। पीएम गति शक्ति कुछ नहीं है वैसे तो, ये इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ एक नया इनिशिएटिव पीएम ने लॉन्च किया है। तो ये सिंक्रोनाइज करेगा जो पहले से बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं ट्रांसपोर्ट के सेक्टर में। देखिए आप, है गोल्डन कोऑर्डिनेटर, डायमंड कोऑर्डिनेटर, सागरमाला पोर्ट्स के लिए ये कोऑर्डिनेटर जो है, ये रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है, उड़ान वगैरह है हाईवे एयरवेज के लिए। तो ऐसे बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोग्राम्स है वो इंडिया में चल रहे हैं, उन सबको सिंक्रोनाइज करने के लिए ये एक मेगा प्रोजेक्ट पीएम गति शक्ति लॉन्च किया है। तो इसका बेसिक सिग्निफिकेंस यही है, जब जब आप कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करते हैं तो वो आपकी बिजनेस इन्वायरमेंट को बूस्ट करता है। बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर इनवाइट्स मोर बिजनेसेस टू इन्वेस्ट इन योर इकोनॉमी। बहुत और बिजनेसेस जब आएंगे इन्वेस्ट करने के लिए, वो हमारे लिए जॉब्स क्रिएट करेंगे। जॉब्स से जो है इकोनॉमी है जो आगे है ग्रो होगी इन एन इंक्लूसिव मैनर। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेसेस को इन्वाइट करता है, बिजनेसेस जॉब्स क्रिएट करते हैं, जॉब्स जो हैं इंक्लूसिव ग्रोथ में इंश्योर करते हैं। तो आपकी कंट्री ग्रो भी करेगी एंड इन एन इंक्लूसिव मैनर की लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट करती हो जाएगी। तो इसलिए ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव हो जाता है। आप इसे डिटेल में कर लीजिएगा, मेंस पे इस पे क्वेश्चन बनना लाजमी है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। Please like and subscribe my channel for more such informative videos. Thank you for joining.